स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 2। आपसे इससे पहले पार्ट 1 में हम 3 क्वेश्चन की चर्चा की थी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन से शुरुआत होगी। ध्यान दें दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार की शुल्क की व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी पार्ट 2 की जो सॉल्यूशन है उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है ए और बी। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के बारे में हम लोग बी का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर ए पढ़ते हैं। किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? क्या है? किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटमीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? उसी यहां देखते हैं हम लोग, इसकी इंग्लिश में क्या होती है। Explain the meaning of the statement of electric charge of a body is quantized। ये क्वांटिनाइज्ड क्यों होते हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है, हम लोग इसके बारे में चर्चा। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं, इसके वीडियो 2 में हमने, जिन लोगों के पास वीडियो 2 होगा तो वो लोग देखेंगे कि मैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं चर्चा क्यों, बस कुछ नहीं, सिर्फ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में इसमें लिखना है। तो आइए, अगर वो लोग जो नहीं देखे, मैं फिर से एक बार बता दूं, तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दूं। तो दोस्तों एक काम करते हैं, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए का हम लोग आंसर दे रहे हैं, है ना, और ये देखेंगे आप लोग। सपोज कीजिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, ये कोई सिल्क क्लॉथ है और ये मेरे पास ग्लास रॉड है। अब अपन लोग क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से हम लोग क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। अगर रबिंग करते हैं, क्वांटिजेशन चार्ज, इसके मीनिंग फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जब रबिंग करते हैं तो इस ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ये सिल्क क्लॉथ में आ जाती है। सपोज करो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि ग्लास रॉड से एक इलेक्ट्रॉन आया तो ग्लास रॉड का चार्ज हो गया प्लस ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, और ई का जो वैल्यू होता है हम लोग सब जानते हैं, ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सबसे चार्ज का सबसे लिस्ट वैल्यू हो गई, मैंने इलेक्ट्रॉन का -1.6 10⁻, इसका मैग्नीट्यूड इतना होती है। तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक ही आया। अगर मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन अगर त्याग किया तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है, ये सिल्क क्लॉथ। ये सिल्क क्लॉथ ग्रहण कर रही है, तो सिल्क क्लॉथ पर क्या आएगी, जो लेता है, जो ले रहा है वो क्या, इससे ट्रांसफर होकर सिल्क क्लॉथ में गया। सिल्क क्लॉथ में कितना हो गया, -e। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देता तो +2e होता, सिल्क क्लॉथ में जाती -2e होता। अगर इसी प्रकार ये चलते रहे, अगर ये n इलेक्ट्रॉन देता, अगर ये क्या समझिए, है ना, कि इफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ, अगर n इलेक्ट्रॉन जाता तो यहाँ पर हमारा क्या आता, +ne, और ये सिल्क क्लॉथ उसको लिया तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता, -ne हो जाता। और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो दोनों को मिला देने के बाद क्या आती, देखिए तो प्लस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, और ये क्या होगी, Ne। अब आते थोड़ा इसके डेफिनेशन, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का डेफिनेशन क्या होगा, वीडियो नंबर 2 में आप देख लेंगे, फिर भी हम फिर बता देते हैं क्वांटिजेशन, कि किसी निकाय का कुल आवेश, किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम, सपोज कीजिए कोई सिस्टम है, द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। अब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब, अब हमने आपको उस वीडियो में आपको हमने चर्चा किया था, आपको बताया था मैंने कि जहां पर n की वैल्यू क्या होगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, डॉट डॉट डॉट, ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि 2/3 नहीं हो सकता, इस 4/3, इस प्रकार का किसी प्रकार नहीं, ये जब भी होगी इंटीग्रल मल्टीपल होगी। तो ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज आपने उस वीडियो में आपने देखा होगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन नंबर बी के बारे में, है ना, क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखने की प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी में जो है वो क्या दिया है, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल का मतलब ही होता बड़ा, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर क्या है, विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय, जब हम बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल पर आवेश को, चार्ज को देख रहे हैं, उसमें व्यवहार करते समय विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा करते हैं, क्यों, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर करते हैं। वाई, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, वाई कैन वन इग्नोर द क्वांटिजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज
व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ द चार्ज। हम लोग क्यों इसको है ना, जब माइक्रोस्कोपिक चार्ज पर इसकी जब कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? थोड़ा सा एक बात इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा सपोज कीजिए कि हमारे पास समुद्र है और समुद्र में समझिए कितना पानी होगा, अगर उसमें से हम 1 लोटा पानी निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार जब हम लोग क्या करते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब चार्ज का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड में 1.6 इंटू 10, इसका मैग्नीट्यूड ये होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, जो क्या है, जो एक मैक्रोस्कोपिक चार्ज के लिए है ना कंपेयर में ये बहुत छोटा है। एज कंपेयर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ये बहुत छोटा है। और जब हम बड़े लेवल पर चार्ज को कर रहे हैं तो उसमें एक छोटा सा 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। 1 इलेक्ट्रॉन अगर उसमें हम जोड़ भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि बड़े लेवल पर है। और बड़े लेवल पर जब है तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दे तो भी फर्क नहीं। जैसे समुद्र में 1 लोटा पानी हम डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं, निकाल ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। तो इसकी आंसर क्या जाएगी? आंसर क्या होगी? लिखेंगे क्या इसकी आंसर? बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इसके आवेश का जो परिमाण होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो कि एक बड़े पैमाने पर आवेश के तुलना में बहुत छोटा है। और बहुत छोटा है इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसकी आंसर इंग्लिश में क्या आ जाएगी? वी कैन इग्नोर द क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when we dealing with the macroscopic charge because the charge of an electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, which is very small as compare the macroscopic charge. That's why and we can ignore this term we can ignore the quantization of the charge. बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग चर्चा करते हैं। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों से भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। क्या कहता है देखें तो, व्हेन ए ग्लास रॉड रब्ड विथ ए सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, ए सिमिलर phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this conservation is consistent with the law of conservation of the charge. कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसकी मैंने एक वीडियो में चर्चा कर दिया है जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। ये कैसे, जब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब रेशम के टुकड़े को किसी ग्लास के रॉड से रगड़ा जाता है, तो रेशम के टुकड़े को जब हम किसी ग्लास रॉड से रगड़ते हैं तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। कैसे? तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जब भी ये लिखेंगे तो इसका आंसर लिखते से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिख देंगे। क्या है? आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं, ट्रांसफर होता है, या किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड और चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो दोस्तों हम लोग इसको यही समझते हैं, सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई सिल्क क्लॉथ हो और ये ग्लास रॉड हो, तो अब दोनों में जब रबिंग नहीं किए थे, जब दोनों को आपस में रगड़े नहीं थे, तो ये दोनों बॉडी क्या था, नेचुरल था। नेचुरल था मतलब दोनों में किसी प्रकार का चार्ज नहीं था, दैट इज नेट चार्ज। अगर दोनों के नेट चार्ज को जोड़ें तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0। अब हम लोग क्या करते हैं, 9वीं स्टार्टिंग
नाउ वी स्टार्टिंग रबिंग द ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ। अब हम लोग करते हैं क्या, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ना शुरू कर देते हैं। सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क क्लॉथ। अब कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में आना शुरू होता है। अब जैसे आना शुरू होता है, द ग्लास रॉड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज एक्वायर इन सिल्क क्लॉथ। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आती है, जितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज जो होता है सिल्क क्लॉथ में आ जाता है। एंड देन द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, अगर मान लीजिए अगर हम इसको रबिंग करते हैं तो मान लीजिए कि अगर इससे क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता तो +2 हो जाता ग्लास रॉड में, सिल्क क्लॉथ में -2, दोनों में सेम अमाउंट है और दोनों का सम करते हैं, फिर क्या आता है 0 आता है, तो सम 0 आता है। तो हम लोग ये देखें दोस्तों, बिफोर रबिंग रगड़ने के पूर्व एंड आफ्टर रबिंग रगड़ने के बाद कुल आवेश क्या होता था, 0 होता था। तो इसकी आंसर ऐसे लिखेंगे, पहले मैं हिंदी में डील कर देता हूँ, हिंदी में आंसर बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, सॉरी आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण, सॉरी यहाँ दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का न तो निर्माण किया जा सकता न ही विनाश किया जा सकता, बल्कि किसी निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से, रेशम के कपड़े से जब तक नहीं रगड़ते हैं तो दोनों में कोई आवेश नहीं था, दोनों नेचुरल था, दोनों उदासीन था। दोनों का आवेश अगर हम जोड़ते हैं तो कुल आवेश 0 आता है। लेकिन जैसे ही अब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क क्लॉथ में आ जाता है और ग्लास रॉड पॉजिटिव हो जाता है और उसी उतने ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ में आ जाता है और इस प्रकार टोटल चार्ज जो सिस्टम का होता है वो 0 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि रगड़ने की घटना ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, सॉरी आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चार्ज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Before the rubbing glass rod with silk cloth, both bodies are natural. It means the sum of the net charge is 0. When we rub the glass rod with silk cloth, some electron transfer from glass rod to silk cloth and glass rod acquire the positive charge and same amount of negative charge acquire in the silk cloth. It means the sum of net charge of the system again also 0. Then we can say this phenomenon follow law of conservation of charge। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर लिखता है 4 बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड QD बराबर 5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। 4 पॉइंट चार्जेस QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम एंड QD बराबर -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड at the 4 corner of a square ABCD of the side 10 centimeter. What is the force on the charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? वो सेंटर, स्क्वायर के सेंटर पर रखा है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज उस पर। अब इस प्रश्न को हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या। एक स्क्वायर बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। ये देखिए हमारा ये हो गई स्क्वायर हो गई। आओ भाई, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, ये हो गया C और यहाँ क्या हो गया D। A पर एक चार्ज, ये स्क्वायर का जो साइड है बच्चों ये क्या है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी सब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 10, क्योंकि स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। A पर देखते हैं A पर चार्ज कितना, तो दोस्तों A पर चार्ज देखिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपन लोग 2 माइक्रोकूलम। अब देखते हैं B पर चार्ज कितना, तो B पर चार्ज -5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 माइक्रोकूलम। अब देखते हैं C पर चार्ज कितना, C पर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं 2 माइक्रोकूलम। और D पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 5 माइक्रोकूलम। ये एक हमारा स्क्वायर है। अब ये सब चारों कॉर्नर पर 4 चार्ज दिया हुआ है, कहीं प्लस कहीं माइनस, तो ये चारों कॉर्नर पर हमारा 4 चार्ज दिया है। अब देखें तो क्या होता है, B पर भी माइनस है और D पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर
मिस्टेक है, यहाँ पर माइनस होगी क्योंकि दोनों पर माइनस ही होगी। अब देखते हैं हमारा क्या कहता है, ये चार कॉर्नर पर चार चार्ज प्लेस्ड है, तो कहता है कि अब इसके सेंटर पर मतलब क्या, ये डायगोनल इसको मिला रहा और ये डायगोनली आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पर सेंटर पर एक चार्ज रख दिए, उस चार्ज का वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव है 1, और कहता है इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। अगर हम इस सेंटर का जो नाम देते हैं वो O दे देते हैं, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आते दोस्तों पहले देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए, सबसे पहले ये पॉजिटिव है +2 माइक्रोकूलम और ये +1 माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, दो पॉजिटिव के बीच क्या होती है, विकर्षण होती है, रिपल्सन होती है। तो मेरे भाई रिपल कर जाएगी, ये इसकी डायरेक्शन कुछ इधर चल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव डायरेक्शन रिपल्सन की होगी, तो मेरे भाई ये पॉजिटिव होगी, ये होगी मेरी FA। अब यहां पर देखते हैं C पर क्या है, +2 माइक्रोकूलम, C पर +2 माइक्रोकूलम है, और यहां पर देखते हैं +1 माइक्रोकूलम है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बीच हमने आपको बताया था वो क्या होते हैं, रिपल्सन की होती है। तो मेरे दोस्त, तो रिपल्सन की होगी, तो ये पॉजिटिव तो रिपल्सन की होगी, तो ये FC की डायरेक्शन कुछ इधर हो जाएगी मेरे दोस्त। तो आते थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले FA निकाल लेते हैं। तो एक ये 2 माइक्रोकूलम इस पर फोर्स लगाएगा, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम फोर्स में पढ़े थे कि F बराबर क्या पढ़े थे, इसको अगर हम लोग FA नाम दे दें, F बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नहीं लिखेंगे तो K लिखेंगे, और किसके किसके बीच लग रहा, QA, और किसके बीच लग रहा, QO, और क्या R², सॉरी पहले हमको R² निकालना था। तो सबसे पहले हमको R² निकालना है, तो एक काम करते हैं ना, पहले ये इसका डायगोनल निकाल लेते हैं। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या होती है, आप सभी जानते हैं, √2 × A होती है, √2 गुना भुजा होती है, हिंदी मीडियम वाले लोग सब लोग जानते होंगे। तो ये D हो गई √2, यहाँ लेंगे √2, और D का वैल्यू, A का वैल्यू कितना हो गया 10, ये सेंटीमीटर में आ गया मेरे दोस्त, इसको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, D √2 मल्टीप्लाई बाई 10, इससे सेंटीमीटर को मीटर में बदल के 10⁻²। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, ये हो गया मीटर में हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये पूरी डायगोनल हो गई। हमें पूरी डायगोनल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है छोटे से भाग यहां से यहां तक, यानी डायगोनल का आधा करना होगा, यानी अपन लोग को रेडियस निकालना होगा मेरे दोस्त। तो 10√2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², इसको अपन लोग 2 से भाग देंगे, तो कितना बार में आ गया, 5 बार में, R बराबर हो गया 5, और ये कितनी हो गई, √2 10⁻² मीटर। अब निकालेंगे ये दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, तो ये फोर्स हमारा क्या होता है, FA होता है। FA बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हम लोग पढ़े हैं QA, Q1 Q2 अपॉन क्या पढ़े हैं, R²। नाउ वी शुड पुट द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द वैल्यू ऑफ द एज यू नो द वैल्यू ऑफ द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹, and the value of the Q1 it means 2 माइक्रोकूलम। नाउ यू शुड पुट द 2 × 10⁻⁶, इसका वैल्यू बैठा दिए। Q2 क्या होगी, मेरा जो O पर जो चार्ज होगा वो Q2 होगी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶, एंड द R²। तो अब हम लोग R की वैल्यू बिठाते 5√2 10⁻², तो ये हो गया वैल्यू 5√2 10⁻² का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्या आएगी, 9 दूना 18, तो मेरी 18 हो गई। अब देखते हैं 10⁻⁶, 10⁻⁻12 -12 में 9 चला गया, तो 10⁻³ बचा। अब ये देखते हैं क्या हो गया, हमारे पास हो गई 5 का स्क्वायर 25 रूट टूटती है 2 25 × 2 यानी हो गया 50, और ये हमारा कितना बचा 10 का, ये 10⁻, कितना हो गया मेरा -4। अब हम देखते हैं क्या होती है, अगर एक जीरो इसको दे 10⁻³ हो जाती है, तो हमारे पास बचा 18/5, और ये होगा 10⁻³ और 10⁻³ दिस एंड दिस गोज आउट, और हमारे पास बच जाती, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 तिया 5 तिया 15 हो गया, बचा 6 पंचे 30, इतना न्यूटन हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन FA की डायरेक्शन टुवर्ड अलोंग, ये अलोंग OC के डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, क्योंकि इसी डायगोनल में एक और फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या है FC। तो FC निकालते हैं दोस्तों, तो FC उसको हम लोग लिख सकते हैं FC बराबर
तो वही हो जाएगी, सेम फार्मूला लगेगी, वही सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होगा Q1 Q2 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। अब देखिए ये वही हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ Q1 की वैल्यू हम लोग अगर देखते हैं दोस्तों तो Q1 की वैल्यू यहाँ C पर, ये हो गया मेरा Q1 तो वही हो जाएगी 2 और क्या होगा 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू ये डायगोनल वाला तो यहाँ पर होगा 1 इंटू 10⁻⁻6 और आर स्क्वायर, तो आर मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर कितना, रेडियस कितना बचा 5√2 और 10⁻⁻2 का स्क्वायर। जब देखिए सेम चीज आ रही है, जो यहाँ पर थी वही वहां पर थी, सेम आ रही है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 3.6 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन है एलोंग, इसकी डायरेक्शन इधर है एलोंग OA, इसकी डायरेक्शन है एलोंग OA। अब देखते हैं क्या इस डायगोनल में नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो ये देखिए दोनों हम लोग निकाल लिए FA और FC। दोस्तों वेक्टर के अकॉर्डिंग टू वेक्टर अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट होता तो एक को अगर हम पॉजिटिव काउंट करते तो दूसरे वेक्टर को हम लोग क्या करते हैं नेगेटिव काउंट करते दोस्तों। तो मैं यहां से आपसे मिटाना चाहूंगा थोड़ा सा, तो नेट फोर्स इस डायगोनल पर कितना आया, तो नेट फोर्स कितना F बराबर, इस डायगोनल पर हम लोग देखते हैं फोर्स कितना होता है F बराबर, तो ये हो जाए अगर हम इसको FA को पॉजिटिव माने तो FC को हमको नेगेटिव मानना होगा FC, और इसका वैल्यू FA का वैल्यू कितना आया 3.6 न्यूटन और FC का वैल्यू कितना आया, इट इज ऑल्सो 3.6 न्यूटन एंड प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और इस डायगोनल पर हमारा जो नेट फोर्स आ रही है वो इस डायगोनल पर जो नेट फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है, हमारा 0 आ रही है। अब हम इस सिमिलर फिर अब इस पर कैलकुलेशन करेंगे, तो मैं यहाँ मिटाना चाहूंगा ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। अब हम लोग देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बोल दोस्तों क्या होता है मेरे भाई, अट्रैक्शन होती है, तो ये इधर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव के टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगी इसका हम देते FB और इसका देते क्या देते हैं FD। तो अब हम लोग FB निकालते हैं, तो FB कैसे निकालेंगे, हालांकि इसका भी 0 ही आएगी, आप सिमिलर लिख सकते हैं लेकिन हम दिखा देते हैं कैसे आएगी 0। तो ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर वही फार्मूला लगे Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 पर क्या हो गया 9 हो गया। Q1 की वैल्यू क्या होगी 5 है, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 Q2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, ये हो गया, तो क्या हो गया 1 और इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया -6। नाउ यू शुड पुट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू वही आती है 5√2 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये हो गया 9, ये हो गया हमारा पास 5 और हमारे पास कितना बचा 10 टू द पावर -12 और 12 में 9 गया तो 10 टू द पावर -3 बचता दोस्त। अब देखते दोस्त क्या होता है, 5×5 = 25 दूना 50 हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया और 10 टू द पावर -4 हो गया, एक 0 दे दिए तो 10 टू द पावर -3 वो और वो खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास कितना बचा, यहाँ देखिए तो ये 10 बार में ये 5 कैंसिल हो गया तो 9, केवल 9 न्यूटन बचा। इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन जो शो कर रही है इसकी डायरेक्शन किधर, देखिए एरो देखते दोस्त, तो एरो देखते मेरे भाई, तो एरो किधर है OB एलोंग, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एलोंग OB, इसकी डायरेक्शन OB की टुवर्ड एलोंग OB हो जाएगी। एंड नाउ यू शुड फाइंड द FD, तो FD जब आप निकालेंगे सेम फार्मूला का प्रयोग करेंगे, सेम चीज होगी, सेम कैलकुलेशन होगा, वो भी निकलेगा 9 न्यूटन, लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर होगी एलोंग OD, वो भी निकलेगा सेम। अगर बोले अब एक बार कैलकुलेशन करके देख लें एलोंग OD, ये OD की ओर निकलेगा। अब देखिए अगर वेक्टर है तो वेक्टर में दो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर एक डायरेक्शन उधर है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन है, इधर जा रही है एक डायरेक्शन उधर जा रही है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो एक को हम लोग पॉजिटिव और दूसरे को क्या मानते हैं नेगेटिव काउंट करते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग देखते हैं क्या अब नेट फोर्स कितना बचा, तो यहाँ पर F फिर हम लोग मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया FB, अगर B को पॉजिटिव माने -FD, एक को नेगेटिव माना होगा तो 9 - 9 इट मीन्स क्या होगा 0। एंड इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या जो नेट फोर्स जो डायगोनल पर आया, जो इसके सेंटर पर आया, जो डायगोनल के इंटरसेक्टिंग सेंटर पर आया, वो हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 का दो पार्ट है A और B। तो A में कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं
एक सतत वक्र होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है। सतत वक्र अर्थात कोई क्षेत्र रेखाएं एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व that is a fill line cannot have sudden breaks. Why not? ये एकाएक क्यों नहीं टूटती है? तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेखाएं होती है वो किधर होती है, पॉजिटिव से किधर होती है, नेगेटिव की ओर होती है। ऐसा कुछ रेखाएं आपको बताए थे, हालांकि ये रेखाएं दिखती नहीं है, ऐसे इमेजिन किया गया कि चार्ज इस प्रकार। अब देखिए इसका पहले हम लोग आंसर जानने की कोशिश करते हैं कि एकाएक ये क्यों नहीं टूटती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट खींचा जाए तो ये टेंजेंट क्या करती है, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करती है कि कर्व का डायरेक्शन किस ओर जा रही है, और हर एक जगह पर ये डायरेक्शन चेंज करते रहती है। अगर ये रेखाएं, अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोस्तों देखिएगा एकाएक टूट जाए, अगर ये रेखाएं सपोज कीजिए कि यहाँ पर टूट जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये जो चार्ज है, ये चार्ज क्या होगा, इस पॉइंट से जंप कर गया इस पॉइंट पर, एकाएक ये जंप कर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एकाएक शून्य हो गई। चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पर जंप कर गया और इलेक्ट्रिक फील्ड एकाएक शून्य हो गई। इसका अर्थ यही होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टूटती नहीं है। क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं? इसका आंसर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक सतत वक्र होती है। इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई रेखा उसकी दिशा को सूचित करती है, खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को सूचित करती है। अगर ये रेखाएं एकाएक टूटती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंप कर जाती है तथा विद्युत क्षेत्र का मान एकाएक शून्य हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। अब क्या इसके इंग्लिश में आंसर क्या हो जाएगी? An electric field line is a continuous curve such that the tangent at any point gives the direction of the electric field line. An electric field line cannot have sudden breaks. If an electric field line suddenly breaks, it means charge jump from one place to another place, and the net electric field intensity is zero, which is not possible. ये पॉसिबल कभी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं, तो ये क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में हम लोग कहते हैं, क्या देखते हैं, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ लिखता है ग्रेट मास्टर कहते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। हमने जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया था, वीडियो 3 में आपको बताया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें आप लोग देखेंगे इसके बारे में हमने इसकी चर्चा किया होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव से किधर जाती है, नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की ओर जाती है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर इस पर क्या होती है, अगर इस पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट अगर हम लोग डाल देते हैं तो ये टेंजेंट क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को हमको बताती है। जहां वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या करती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बताता है। अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, जैसे दोस्तों देखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चला गया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चला गया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट डालते हैं तो इस पर टेंजेंट इस डायरेक्शन यानी इसकी डायरेक्शन इधर बताएगी और इस कर्व पर जो टेंजेंट होगा इधर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर क्या करेगा, वो दो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर खींचा गया लंब उसकी दिशा को सूचित करती है। उसकी दिशा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर डाला गया खींचा गया स्पर्श रेखा उस दो दिशाओं को सूचित करेगी, जो कि संभव नहीं है। Two electric field line never intersect each other. Never, if the two electric field line intersect each other, then at the point of the intersection there will be two direction, which is not possible. तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वैक्यूम में रखा गया दो चार्ज और पॉइंट चार्ज है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है। दूसरा कहता है यदि -1.5 × 10⁻⁻19 कूलम परिणाम का कोई बिंदु आवेश
इस बिंदु पर रख दिया जाए तो कितने बल अनुभव करेगा। टू चार्जेस क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम, क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वैक्यूम एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन ए बी ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन ए बी के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये निकालनी है। और द क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा दोस्तों, ये हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, इफ -1.5 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। देखिए तो क्या है हमारा यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इस जगह पर मेरा पॉइंट ए है और इस जगह पर पॉइंट बी है। ए पर जो है वो 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और बी पर जो है -3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, डाइपोल है दोस्तों, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हमको इसके मिड पॉइंट पर जाना, तो मिड पॉइंट ये हो गया। अब मिड पॉइंट पर जाना, तो एक बात बताइए, अगर ये पूरा 20 था तो ये मेरा कितना बचा, 10 सेंटीमीटर। ये मेरा कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर हो गया। इसको मीटर में अगर रिप्लेस करें तो ओ ए बराबर क्या हो गया, ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में रिप्लेस करें 10 × 10⁻⁻² बराबर 10⁻⁻1। क्यों, क्योंकि एक जीरो हम उसको दे दिए तो 10⁻⁻1 बचती है। ये हमारा मीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, पॉजिटिव है और वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो इस डायरेक्शन में बनेगी, ये हो जाएगी। और ये खुद एक नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन तो उधर ही होगी। ये क्या हो गया, मेरा ई हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, दोनों उसी डायरेक्शन में, दोनों सेम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए निकालते हैं। पहले ए चार्ज, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो मेरे भाई अब देखते हैं कि फार्मूला क्या पढ़े थे। फार्मूला हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए और अपॉन क्या पढ़े थे, आर स्क्वायर। आर का मतलब क्या हो, ओ ए और ओ बी, यही मेरी आर हो गई। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुट करते वैल्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 होता है मेरे भाई। और क्यू ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 3 × 10⁻ क्या आ गया, -6 हो गया। और कहता क्या, आर स्क्वायर कहता मेरे दोस्त। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 10⁻, कितना हो गया, -1। एक बात बताइए दोस्तों, 10⁻⁻1 का स्क्वायर किया तो 10⁻⁻2 हो गया, और -2 ऊपर चला गया तो +2 हो गया। एक काम करते हैं, ये हो गया 9 × 27 हो गया। अब देखते हैं, ये 9 × 27 हो गया। अब ये 10⁻ कितना बचा, 3 और ये ऊपर चला गया तो 10⁻ कितना बचा, ये -2 हो गई तो ऊपर यह 10⁵ ये न्यूटन पर कूलम। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक डिजिट पॉइंट को हम लोग यहाँ आगे ले आए तो 2.7 10⁻6 न्यूटन पर कूलम हो गई। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग ओ बी। इसकी डायरेक्शन उधर, अलोंग ए टू बी कर देते हैं ना, अलोंग ए बी, ये इधर से जा रही ए बी है, इसकी डायरेक्शन, या ओ बी दे सकते हैं, अलोंग ए ओ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हमको शो करनी है। अब हम लोग आते हैं क्या, अब ई बी। अब ये बी भी वहां पर आके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये भी, तो ई बी के कारण अब ई बी बराबर क्या हो जाएगी, ई बी बराबर रहेगी फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर। फिर दोस्तों फिर वही पर हम लोग पुट करते, फिर वही पुरानी बात, ये क्या आ गया 9। ये 1 नंबर क्वेश्चन बन रही है, अभी 2 नंबर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। 9 × 10⁻ कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। अब देखते हैं क्या क्यू बी की मान बिठाते हैं, तो -3 माइक्रोकूलम माइनस हटाइए तो क्या हो गया 3 × 10⁻⁻6 और ये क्या कहता है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 10⁻⁻1 का स्क्वायर। फिर दोस्तों सेम चीज था, अभी देखिए सेम हमने कैलकुलेशन किया, सेम चीज वही है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 2.7 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब इसकी भी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन वही हो जाएगी अलोंग ओ बी, इसकी अलोंग इसकी ए ओ और इसकी क्या हो जाएगी ओ बी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अलोंग
ओ बी। अब हमको कहता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनी, क्योंकि दोस्तों देखते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है एक को प्लस और एक को क्या करते हैं, एक को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं सेम है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है। इस E बराबर ई ए और प्लस हमारा क्या बचा है, ए बी। ई ए की वैल्यू कितना होगी 2.7 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज ऑल्सो 2.7 मल्टीप्लाई विद 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम, एंड दोनों को अगर ऐड करेंगे 5.4 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए एक चार्ज की एंट्री हो रही है, और वो चार्ज कहाँ है, आपको बताता हूँ वो चार्ज मेरी कहाँ है। मैं इसको मिटाना चाहूँगा थोड़ा सा, ये इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब देखिए एक चार्ज एंट्री हुई और उसकी वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड कितनी है, तो उसकी मैग्नीट्यूड है -1.5 10 टू द पावर -9 कूलम है ये, और इसके मिड बोला इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो दोस्तों बी नंबर हम लोग ई बराबर क्या पढ़े बताइए, तो एफ बाय क्या पढ़े, क्यू नॉट, ये एफ बाय क्यू नॉट पढ़े। तो E की वैल्यू कितनी होगी, E की वैल्यू होगी 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6, एफ की वैल्यू नहीं मालूम है, क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, तो -1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। ये माइनस क्या दिखाएगा, अट्रैक्शन। ये देखिए चूंकि पॉजिटिव को नेगेटिव से नेगेटिव हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी 15 चौका, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 चौका 60 हाथ रहा 6, 15 पचे 75 6 81, 15 चौका 60 हाथ रहा 6, 15 पचे 75 6 81 हो गया। 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, यहाँ देंगे, और ये चला गया तो 10 टू दी पावर -3 ये हो गया। और ये माइनस साइन यहाँ पर ये न्यूटन हो गया, माइनस साइन इंडिकेट यहाँ पर ये कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये फोर्स का जो नेचर होगा वो अट्रैक्शन का होगा, है ना। माइनस साइन इंडिकेट द नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्शन। इट मीन्स क्या हो गया, F इक्वल टू 18.8 10 टू द पावर -3 न्यूटन। द फोर्स नेचर ऑफ द फोर्स इज अट्रैक्शन। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक हम रखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। धन्यवाद।